बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पहले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया से ज़्यादा इंटरेक्शन करते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा जब वो अडियाला जेल के बाहर आते थे तो कोई ना कोई प्रेस टॉक कर लेते थे, लेकिन अब उनका जो इंटरेक्शन है वो दीगर मीडिया पर्सनस के साथ भी बढ़ता जा रहा है। आपकी भी आज उनसे एक तवील मुलाकात हुई। आपकी क्या असेसमेंट है कि वो मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे या मुज़ाहमत के रास्ते पर ही रहेंगे? देखें, मेरी क्योंकि तीसरी चौथी मुलाकात है उनके वज़ीर आला बनने के बाद, तो मैं आपके सामने पूरा नक्शा रख देता हूँ। एक बात मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि मेरी असेसमेंट आज की बड़ी तवील मुलाकात थी। उस मुलाकात के बाद ये है कि हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सुहेल आफरीदी, वफाक और इदारों के दरमियान एक मुकम्मल टकराव और तसादुम की सूरत हाल है। और आज के इंटरेक्शन के बाद भी एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि सुहेल आफरीदी अपना एक मुकदमा बना रहे हैं। ये जो उन्होंने एंकर पर्सन्स के साथ, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जिनको लोग सुनते हैं, देखते हैं, जो टॉक शोज़ करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बात करते हैं, उनके साथ और अक्रॉस द बोर्ड, उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा रखने वाले या फिर इस वक्त आइन और कानून की बात करने वाले नहीं, बल्कि वो जर्नलिस्ट भी, वो एंकर पर्सन्स भी जो हुकूमत की बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं, जो इस वक्त तमाम मामलात जिस किस्म के भी चल रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, उसमें तहरीक इंसाफ को ज़्यादा कसूरवार समझते हैं। हुकूमत के लिए ये समझते हैं कि चाहे इनका जैसा भी मैंडेट है लेकिन इनको स्पेस देनी चाहिए। उन जर्नलिस्ट के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है आज की मुलाकात के बाद, सुहेल आफरीदी इस वक्त अपना एक मुकदमा बिल्ड कर रहे हैं। सही, एक फाइनल कॉल या एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक जो उनके बस में हुआ, यानी अभी तो आप ये असेस नहीं कर सकते कि उनकी कॉल कितनी सक्सेसफुल होगी, या तहरीक इंसाफ अगर अब लोगों को बाहर निकलने का कहती है, एहतजाज का कहती है, लॉन्ग मार्च का कहती है, तो फिर कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि सुहेल आफरीदी ये तय कर चुके हैं कि उन्होंने, यानी आज इंटरेक्शन में उन्होंने बाकायदा ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता है डिग्गी वाला और दूसरा रास्ता है एहतजाज का। तो डिग्गी वाला रास्ता तो मुझे आता नहीं है, मैं तो फिर वही रास्ता इख्तियार करूंगा। फिर मैंने और बाकी दोस्तों ने जितने भी मौजूद थे उन सब ने बड़ा कुरेद के सवालात किए। और मेरा ख्याल है कि जिसमें मैं, जाहिर है कि मेरे पास अभी इस वक्त इसके सारे नोट्स भी मौजूद हैं, मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि एक बात उन्होंने बड़ी हैरानकुन असेसमेंट, और ये मेन जो हमारा मीडिया इंटरेक्शन जहाँ पर हम मौजूद थे जिस हॉल में, वहाँ पर ये गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो है जो थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद रुके वहाँ पर, खाना चल रहा था, और उस दौरान जो मैंने सवाल किया, बाकी कुछ दोस्तों ने सवाल किए, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको निकाला तो क्या होगा, तो उसका बड़ा हैरान कुन जवाब दिया उन्होंने। एक जाहिर है कि एक पोर्शन ऑफ दैट वाज आंसर्ड बाय हिम, लेकिन फिर शाहिद खटक साथ खड़े थे उनके, उन्होंने मजीद गुफ्तगू की। मैं आपके सामने पूरी आज की जो मुलाकात है, जो नशिस्त है, दो हिस्सों में हुई, उसका तमाम तफसीलात जो है वो रख देता हूँ। एक तो ये कि इस मुलाकात में शाहिद खटक मौजूद थे, सीएम ज़ाहिर है कि ख़ुद इंटरेक्शन कर रहे थे। शफ़ी जान जो उनके मुअव्विन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात व नशरियात, वो मौजूद थे। मतीउल्लाह जान थे, असद तूर थे, बशारत राजा थे, शफ़कत अली कुरैशी थे, शाहिद मेतला थे, फ़हीम अख्तर थे, साकिब बशीर थे, असद चौधरी थे, अतर काज़मी थे, ज़मीर हैदर थे, सदीक जान थे, जमील फ़ारूकी, मैं था। उसके अलावा चंद जो है वो दीगर दोस्त थे। और बड़ा ही ओपन एंड कैंडेड और बड़ा ब्रीफ सा उन्होंने एक इंट्रोडक्शन, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स जो हैं वो दिए। और उन्होंने कहा कि असल में तो आज जो आपसे मिलने का मकसद है, उसका मकसद ये है कि आप लोगों के जहन में जो भी सवालात हैं, ये तमाम गुफ्तगू जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। दरमियान में एक ऐसा जुमला था जिसको बाद में उन्होंने जो है वो रिट्रीट किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है, तो फिर उन्होंने वो जुमला जो है वो वापस ले लिया था, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड कर दिया गया, तो लिहाजा तकाजा यही है सहाफ़ती उसूल का कि उसको फिर हम यहाँ पर कोट ना करें। वो किसी शख्सियत के मुतल्लिक था। तो उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो ये कहा कि एक तो तमाम मीडिया की जितनी भी आवाज़ें हैं उनका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस फेज़ से गुज़र रही है उसको ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त स्पेस जो है वो बहुत श्रिंक हो गई है। और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि उन लोगों से मुलाकात हो रही है जो हक़ और सच के साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग
अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे और हमारा भी उसी तरीके से एहतसाब करेंगे कि जैसे किसी हुकूमत का करना होता है। वैसे तो हमारी जमात जो है वो अपोजिशन में है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, और अगर कहीं भी कोई गलती होती है, कमी कोताही है, कहीं पर करप्शन की कोई शिकायत है, ऐसा कोई भी चीज़ है जो आपके नोटिस में आती है, आप उसको बढ़ चढ़ कर मीडिया पर हाईलाइट करें। और इसके लिए हमारे पास, यानी हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमारी तनकीद हमारे लिए कोई बहुत सहना मुश्किल हो, या ये हमारे लिए कोई हमारी कोई ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी नहीं है कि हुकूमतें जो कहती हैं कि आप तनकीद ना करें, तो आप खुलकर हमारे पे तनकीद करें और हमारी अगर कहीं कोई गलती है आप उसकी निशानदेही करें। फिर उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की कि इमरान खान के साथ अपनी एसोसिएशन, अपनी पार्टी की, और पार्टी में किस तरीके से जो है वो न्यूक्लियस ऑफ द पार्टी है, उसके हवाले से गुफ्तगू की। फिर वो आ गए, उन्होंने कहा कि देखें, मैं कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखता हूँ और मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ख़ास तौर पर इमरान खान ने ये जो डिसीजन लिया है उसके बाद हमारे इलाके के लोगों को अगर आप जाएं और जाकर आप उनके साथ इंटरेक्ट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि पहली मरतबा कबायली इलाकों से कोई शख्स जो है वो वज़ीर आला बना है, और हमारे लोग इस सारी बात के ऊपर हमारी गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो लोग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो उनका मुकदमा लड़ रहा हूँ और मैं उनका मुकदमा लड़ने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने बाकायदा फ़र्दन तमाम इदारों के नाम लेकर उन्होंने कहा कि सब ने हमारे इलाकों में अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने फ़ौज का, खसूसन FC का, पुलिस का, लेवीज़ का, सिविलियन का, तमाम का जो है वो फ़र्दन नाम लेते उन्होंने कहा कि इन सब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हमारे यहाँ अब भी बदकिस्मती से बहुत ही दहशतगर्दी की बुरी सूरत हाल है। और फिर आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि उनसे जो दहशतगर्दी के हवाले से पिन पॉइंटेड और मनशियात के हवाले से जो सवालात हुए उनके ऊपर उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए। अब उन्होंने जो है वो जो उनकी गुफ्तगू गुज़श्ता 1 माह 15 दिन, 1.5 महीना, 1.5 पौने 2 महीने आप कह लें कि जब से उनकी नॉमिनेशन हुई है उनकी कुछ गुफ्तगू सामने आ रही है, और ख़ास तौर पर जब उनको आगाज़ में ही ये क्लियर हो गया कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी इमरान खान से, उसके बाद से उनके लहजे में तलखी भी आपने देखी है। तो वो जो गुफ्तगू करते आ रहे हैं ऑपरेशंस के हवाले से, मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से, या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी है, ही इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ दैट। और उनको ये भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि इस पॉलिसी को, या रियासत की जो इस वक्त करंट पॉलिसी है, इसको तनकीद का निशाना बनाने के संगीन नताइज हो सकते हैं। ऐसे नताइज जिसमें उनकी हुकूमत भी जा सकती है, उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। उसके बावजूद वो इस बात को बार बार एट द कॉस्ट ऑफ, मेरा ख्याल है, रेपिटेशन, कि वो बार बार इसको जो है वो रिपीट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बंद कमरों की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से कोलेट्रल डैमेज हो रहा है। उन्होंने कहा कि शोधा की तादाद 80,000 सिविलियंस ने अपनी जानों का नजराना दिया इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये पॉलिसीज़ तमाम ऑल इंक्लूसिव एक पॉलिसी बनाई जाती, तमाम लोगों को साथ लेकर, और लोग इसकी ओनरशिप लेते जो भी पॉलिसी है रियासत की, तो कोलेट्रल डैमेज, ये जो आम शहरियों की अमवात हैं, ये 80,000 से कहीं कम हो सकती थी। फिर उन्होंने ड्रोन हमलों का तज़किरा किया, फिर उसमें उन्होंने कुछ पिन पॉइंटेड इंसिडेंट्स जो है वो कोट करते हुए, बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर इदारे अमायदीन को साथ लेकर चलें, आवाम को साथ मिलाएं, तो फिर बहुत बेहतर नताइज आ सकते हैं दहशतगर्दी के मामले पर, और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोलेट्रल डैमेज बहुत ही कम, मिनिमम नेग्लिजिबल हो सकता है। और उसमें सिर्फ ये है कि आप तमाम के तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें और हम इसकी खुद ओनरशिप लें। इसमें मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उन्होंने सवाल किया कि ये भी तो वजह हो सकती है कि आप सूबाई हुकूमतें जो हैं वो वफाक के साथ ताबुन नहीं कर रही, वो इदारों के साथ ताबुन नहीं कर रही, उसकी वजह से ज़्यादा अमवात हो रही हैं, या आपकी पॉलिसी जो है क्योंकि उसमें एक कोहेरेंस नहीं है, मिलती जुलती पॉलिसी नहीं है सूबाई हुकूमत और सेंटर की, इस वजह से भी जो है मामला हो सकता है। उसके ऊपर उन्होंने बड़ा मुफस्सिल जो है वो जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि हमने अभी जरगा भी किया है और उसमें तजावीज़ आई हैं। एक बात उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने कहा, देखें, हमारे पास मुतबादिल मौजूद है, हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन मौजूद है, और ऐसा नहीं है कि वो प्लान ऑफ एक्शन कोई हवा में है, वो नताइज देगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं कि अगर उस प्लान ऑफ एक्शन पर चला जाए दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो फिर वो
काबिल अमल भी होगा और वो नताइज भी देगा। उन्होंने कहा कि और दिलचस्प बात उन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई प्लान ऑफ एक्शन है। जो प्लान ऑफ एक्शन है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, खैबर पख्तूनख्वा, ANP, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि कोई एक खैबर पख्तूनख्वा की ऐसी जमात नहीं है जिसका इस प्लान ऑफ एक्शन पे जो हम कह रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, ये सिर्फ हमारा नहीं, ये हम सबका मुश्तरका है और इसमें तमाम के तमाम ऑन बोर्ड हैं। उन्होंने फिर साथ में कहा कि जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, उसको उन्होंने काला कानून करार देते हुए कहा कि ये वापस कर दिया। नाउ दीज आर वेरी शार्प रेड लाइंस। जब आप रियासत की या जो इस वक्त मुरव्वजा पॉलिसी है आप उसकी बात करते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो इन तमाम को क्रॉस कर रहे हैं। फिर उनसे बशारत राजा साहब, अच्छा फिर उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, हमें बिठाएं या हमें साथ बिठाएं, या अगर हमारे साथ बैठें या हमें समझा दें या हम आपको समझा देंगे। यानी इस पॉलिसी के हवाले से, इस प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से अगर इसमें कुछ सुकम है तो आप पॉइंट आउट कर दें, हम अपनी दुरुस्तगी कर लेंगे, और अगर आपके प्लान ऑफ एक्शन में कोई गलती है तो उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, आप उसकी दुरुस्तगी कर लें, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में एक नतीजे पर जब तक नहीं पहुंचेंगे मामला हल नहीं होगा। बशारत राजा ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि कश्मीर एक्शन कमेटी बनी, कश्मीर में इस तरह एहतजाज हुआ, इस तरह हुआ, तो खैबर पख्तूनख्वा जो है आप लोगों का एहतजाज, उन्होंने मिसालें देके उन्होंने कहा कि आप किस किस्म का एहतजाज जो है वो प्लान कर रहे हैं। उस पर उन्होंने जो है वो सुहेल आफरीदी ने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके डायनामिक्स कश्मीर से मुख्तलिफ हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले सिलसिला ये था कि सब जितने भी सूबों से लोग हैं वो मरकज़ के साथ बैठते हैं अपने अपने मफाद या अपनी पार्टी के मफाद के लिए। अब हम संजीदा कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने वंस अगेन ये बताया कि उन्होंने कहा कि देखें, मामला ये नहीं है कि रियासत की पॉलिसी के साथ चलना या ना चलना, हम सिर्फ इस एक बात में क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि एक बंदे के जाने से दूसरे के आने से पॉलिसी तब्दील हो जाती है। कभी हम इनको मुजाहिदीन कहते हैं, कभी हम इनको दहशतगर्द कहते हैं, कभी हम इनको गुड तालिबान कहते हैं, कभी हम इनको बैड तालिबान कहते हैं, कभी हम इनके साथ जो है वो इनको निकालने की बात करते हैं, कभी हम इनको मारने की बात करते हैं, कभी हम इनको वापस लाने की बात करते हैं, कभी हम इनको वापस बसाने की बात करते हैं। तो इस जो इनकंसिस्टेंसी है पॉलिसी में, उसकी वजह से मसला बढ़ता जा रहा है। अगर आज आप एक प्लान बनाते हैं तो रियासत को चाहिए कि फिर उसमें किसी भी शख्स को इस्तिस्ना हासिल ना हो। यानी अगर एक्शन करना है, मारना है अक्रॉस द बोर्ड, ताकि लोग साथ मिले, उनको ये यकीन हो कि इनका कला कमा करना है। ऐसा ना हो कि आप उनको हाफ हार्टेड एक ऑपरेशन करें या तमाम इलाकों से ना निकालें, वो दोबारा कहीं पर अपनी स्पोर्ट बेस बनाएं और फिर वो लोगों से आकर बदला लें कि आपने हमारे खिलाफ साथ दिया उस रियासती पॉलिसी का जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था। तो उन्होंने उसके हवाले से अपना मतम नज़र सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करना है, हमारे पास प्लान भी है, हल भी है, मौसर और कारआमद है, जब बैठेंगे हमारे साथ तो हम बताएंगे। फिर उनसे सवाल हुआ, जमील फारूकी ने कोर कमांडर के हवाले से किया कि उन्होंने मुलाकात की थी, वो खबर कहाँ से आई, और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर ने मुबारकबाद दी थी, कोऑपरेशन डिमांड की थी। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि हुकूमत की पॉलिसी के तहत कोऑपरेशन जो है वो करेंगे अपने लीडर से मुलाकात करने के बाद, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। फिर उनसे सवालात हुए मनशियात के हवाले से। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि चाहे सूबाई हुकूमत है, सुहेल आफरीदी हैं, या फिर DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तज़किरा किया, हुकूमत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तज़किरा करती है, इस बात से कोई इनकारी नहीं है कि तिराह में या खैबर पख्तूनख्वा में 12,000 एकड़ पोस्ट की काश्त हो रही है, यानी मनशियात उग रही हैं वहाँ पर। इस बात से इनकार ना सुहेल आफरीदी कर रहे हैं, उधर से तो कहा गया है। तो अब यहाँ पर गेम सिर्फ ये हो रही है कि इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, इनका कनेक्शन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी ने कहा यहाँ पे 100 साल से ये काम चल रहा है और इसको कब किसने कहाँ पैट्रोनाज दी। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तिराह में अगर पोस्ट काश्त हो रही है और उसकी बॉर्डर से इधर से उधर जाती है या उधर से इधर कोई चीज़ आती है तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि सिगरेट है,
उन्होंने ब्रांड्स के नाम भी लिए। उन्होंने कहा कि ये जो सिगरेट्स हैं, इंपोर्टेड सिगरेट, इसके ऊपर पाबंदी है। ये किस तरीके से पाकिस्तान की हर दुकान के ऊपर दस्तयाब है, ये भी तो किसी रास्ते से आते हैं। फिर ईरानी तेल की उन्होंने मिसाल दी। फिर उन्होंने जो है वो ओपीएम की कुछ उसके हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, टेलीग्राफ की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। फिर उन्होंने जो है वो ड्रोन्स के हवाले से, मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम कानून जो है वो उसको तब्दील कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कानून ला रहे हैं कि सियासी एहतजाज के दौरान भी कोलेट्रल डैमेज जो है वो होता है तो उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई हो सकेगी। उसके तहत उन्होंने 25 मई, 4 अक्टूबर, 26 नवंबर के एहतजाज का हवाला दिया। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या आप ये तय कर चुके हैं कि आपने किसी से भी नहीं मिलना, कोई कोऑपरेशन नहीं करनी, आप इदारों के साथ भी नहीं बैठेंगे? तो उस पर उन्होंने हैरानकुन तौर पर उन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी शो की। उन्होंने कहा कि मिलना हुआ तो मैं उसको मिलूंगा जिसके पास इख्तियार है, उसके अलावा मैं किसी से नहीं मिलूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं ग्रास रूट से आया हुआ हूँ, मेरे सामने अगर आप 1.5 लाख कबायली खड़े कर दें, मैं उन तमाम लोगों को बाय नेम जानता हूँ, बाय नेम बता सकता हूँ कि ये कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, इसके फैमिली क्या है, ये किसका बेटा है, इसके बाप दादा। उनका मैं तो इस लेवल का वर्कर हूँ और मैं तो उस ग्रास रूट से उठकर आया हूँ। फिर उन्होंने जो है मोमेंटम के हवाले से कि अपनी तैयारियाँ एहतजाज वगैरह की क्या हैं, उस पर उन्होंने कहा कि मोमेंटम मुझे बनाना ही नहीं पड़ा, मेरे ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई उन्होंने मोमेंटम खुद से बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे पास तमाम जमहूरी ऑप्शंस ख़त्म हो गए। उन्होंने अपना पूरा वो हवाला दिया कि मैंने खतूत लिखे, पटिशन्स दायर की, मैंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा, मैंने पंजाब हुकूमत को लिखा, मैंने वज़ीर आज़म से बात की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, मैंने डाला जेल के बाहर टॉक्स में कहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। इस पर अज़राए मजाक जो है वो फ़हीम अख्तर ने यह भी कहा कि किस चीफ जस्टिस को अब लिखेंगे, छोटे चीफ जस्टिस को या बड़े चीफ जस्टिस को। इस तरह से उन्होंने कोई हुआ और उसके ऊपर बड़ा कहकहा भी लगा। फिर उन्होंने कहा कि देखें, जमहूरी ऑप्शंस जब ख़त्म हो जाते हैं तो आप मुझे बताएंगे मैं क्या करूं। अभी इस वक्त मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है डिग्गी वाला रास्ता, वो डिग्गी वाला रास्ता वो हिट कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से जो था डिग्गी वाला मामला, तो उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा नाम तो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि देखें एक रास्ता है डिग्गी वाला, तो डिग्गी वाला रास्ता उन्होंने कहा कि मुझे आता नहीं है, और दूसरा रास्ता है एहतजाज का, तो जाहिर है कि मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। और उन्होंने कहा कि अब जब भी हम कॉल देंगे, जब भी कॉल आएगी तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये भी उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत का ताल्लुक़ किसी कॉल से नहीं है, जो तंजीम है, तंजीम के और हुकूमत के मामलात हमने अलहदा कर दी हैं। मैं अगर कॉल दूंगा तो मैं अपने MPs को कॉल दूंगा, सिर्फ उसकी हद तक। पूरे पाकिस्तान की कॉल देनी है तो सलमान अकरम राजा साहब ने देनी है। उन्होंने कहा कि जब भी एहतजाज होगा, इस मरतबा मुझे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि लोग निकलेंगे, पंजाब से भी निकलेंगे। उन्होंने फिर ये कहा कि 3 साल में हमारा वर्कर नहीं डरा, अब लोग ज़्यादा निकलेंगे। उनसे सवाल हुआ कि 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो रहा है, तो वो आप कहाँ पर होंगे उस वक्त? उन्होंने कहा कि बड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि डी चौक आना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। फिर कहा कब, कैसे, कब, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यानी उनकी गुफ्तगू से सेंस ये मिल रहा है कि ये मुस्तकबिल करीब की बात हो रही है, नवंबर की बात नहीं हो रही। मेरी असेसमेंट ये है कि समथिंग इज़ बीइंग प्लान्ड फॉर दिसंबर। अब वो दिसंबर से आगे जाती है, बट गुफ्तगू से, इन पै दर पै मुलाकातों से तासुर मुझे यही मिला है कि ये करना यही चाहते हैं इसके हवाले से। अच्छा, फिर एक गुफ्तगू का वो हिस्सा है जो मुनीब फारूक साहब ने दावा किया है, वो थोड़ा सा तवील है, मैं उसको अलहदा से सेपरेटली हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उस पे मेरा ख्याल है कि उनका जो जवाब था ना, उस जवाब पर सन्नाटा और मुकम्मल खामोशी, बहुत संगीन वो दावा था, और उससे ज़्यादा संगीन जवाब जो है वो दिया सुहेल आफरीदी ने। उस पर हम अलहदा से वीडियो में बात करेंगे। अलबत्ता उन्होंने एक बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कही। उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर आला बनने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस सवाल पे हुई जो अभी मैं अडयाला जेल गया था, उसके बाहर मेरे से अलहदगी के हवाले से किसी ने सवाल किया। उन्होंने कहा ऐसा ना करें, हम पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं,
मैं आपको एग्जैक्ट कोट उनका बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझसे जानबूझकर सवाल पूछा गया और उस सवाल पर बहुत तकलीफ हुई, अलहदगी के हवाले से जो सवाल था। उन्होंने कहा ये कितनी घटिया सोच है, अपनी अना और बुग़्ज़ के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए एक माइंड सेट है जो हमारे यहाँ यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान वाले हालात पैदा करना चाहता है। हमारे से ऊपर वाली जनरेशन ने हुब्बुल वतनी हमारे अंदर ट्रांसफ़र किया, वो हमारे खून के अंदर मौजूद है। हम कौमी तराने का एहतराम करते हैं, उस पर खड़े होते हैं, परचम को चूमते हैं, परचम का एहतराम करते हैं, ये मुल्क हमारा है। इस किस्म के सवालात करने का मकसद अगर किसी का सियासी फ़ायदा है, इस हद तक ना जाएं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ कि ये सवाल मेरे से किया गया अलहदगी के हवाले से। फिर उन्होंने माइनस करने के हवाले से, पीटीआई के हवाले से जो है उसके ऊपर भी बात की, वो भी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। शाहिद खटक ने यहाँ पर लुकमा दिया। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी जो है, जब उनसे बार बार एहतजाज वाले मामले पर सवाल हो रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ट्रम्प कार्ड जो हैं वो छुपा रखे हैं। फिर उस पर सुहेल आफरीदी ने वो जुमला जो उन्होंने कल मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था, उन्होंने कहा, और अडियाला जेल के बाहर गालिबन की थी उन्होंने बात, उन्होंने कहा कि ये जो भी हैं, जो मेरे मुखालिफ हैं, वो मेरे लिए प्रिडिक्टेबल हैं। मुझे पता है कि उनकी अगली मूव क्या होगी, मुझे पहले से अंदाज़ा होता है। लेकिन असल में मामला ये है कि मैं इनके लिए जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हूँ और इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है। फिर उन्होंने जो है जो गुफ्तगू की उसमें मैंने उनसे सवाल किया, बल्कि पहले जो उससे पहले सवालात हुए थे उनके ऊपर बात कर लें। अतर काज़मी ने उनसे कहा कि क्या सुहेल आफरीदी, सिंपल हमें बात बताएं, आप दहशतगर्दी के हामी हैं, आप दहशतगर्दों के हामी हैं, और पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्या आपके प्रोविंस में, आपके सूबे में आपके सियासी मुखालिफिन को सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त है? उस पर उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हूँ, जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ, गुड बैड नहीं होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी हो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। फिर उन्होंने उसके हवाले से कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, बेख्तियार वली, उन्होंने कहा इख्तियार वली साहब को कि वो हैं, ये तमाम लोग कैंपेन कर रहे हैं हरीपुर के इलेक्शन में, वो मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, मेरी जमात के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, खुल के जलसे कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मेरा सिर्फ मतम नज़र, उन्होंने कहा, एक है कि जो हरीपुर का मैंडेट है, अगर वो बाबर नवाज़ ख़ान को वोट देते हैं तो फिर बाबर नवाज़ के अलावा किसी को नहीं जीतना चाहिए, और अगर वो बाबर नवाज़ को वोट नहीं देते, वो उमर अयूब साहब की अहलिया को वोट देते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी बजाय उस हलके के नुमाइंदे के तौर पे कोई और असम्बली चला जाए। उन्होंने कहा एब्सोल्यूट क्लैरिटी के वहाँ पर जो आवाम का उस हलके के लोगों का मैंडेट जिसको मिले उसके पास हक के नुमाइंदगी होना चाहिए। साकिब बशीर साहब ने उनसे सवाल किया कि क्या आपसे, आपने तो चले रब्ता नहीं किया, एक बात मुलाकात जो है वो ऑन द रिकॉर्ड आ गई जो कोर कमांडर के साथ है, किसी के साथ कोई किसी लेवल के ऊपर रब्ता बराह रास्त, बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रब्ता हुआ है? उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराए, उनके चेहरे के तासुरात बदले और उन्होंने कहा कि वर्किंग रिलेशनशिप के लिए रब्ता हुआ है। और फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि वर्किंग रिलेशनशिप के लिए किसने रब्ता किया है, किस लेवल पे हुआ है, डायरेक्टली हुआ है, इनडायरेक्टली हुआ है। उन्होंने इसको कहा कि वर्किंग रिलेशनशिप के लिए मेरे से रब्ता किया गया है। अब वो डायरेक्टली किया गया या किसी के थ्रू, अलबत्ता उन्होंने कहा कि रब्ता किया गया। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने उनको कहा कि आप पहले तो ये बताएंगे, आपको ये लगता है कि आप, क्या लगता है आपको कि आपके सूबे के जो आवाम हैं या तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्होंने आपको किस बात पे जज करना है? इस बात पे जज करना है कि आपकी गवर्नेंस कितनी अच्छी है, या आप करप्शन के ख़िलाफ़ कितनी ज़बरदस्त ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रख रहे हैं, आपके सूबे में तरक्याती काम कैसे हो रहे हैं, या फिर आपको किसी और मामले पर जज किया जाना है, आपके अवाम की तवक्को आपसे क्या है? तो उन्होंने इस 3 पार्ट्स क्वेश्चन था, तो उसमें फर्स्ट वाला का तो उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि लोगों की मेरे से तवक्कुआत क्या हैं, तो उनकी तवक्कुआत के लिए जो करना है वो मैं ज़रूर करूँगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने जो गुफ्तगू की, इस तमाम मामले में आप मीडिया से मिल रहे हैं और बार बार तकरार कर रहे हैं कि आप अब तक क्या कर चुके हैं। मेरी असेसमेंट ये है कि आप एक मुकदमा बना रहे हैं अपनी फाइनल कॉल का या एहतजाज की एक बड़ी तहरीक का, क्या ऐसा ही है? और
ये कॉल देनी किसने है? क्या बराह रास्त अगर इमरान खान के साथ आपका रब्ता नहीं होता और इमरान खान अडयाला जेल से कॉल नहीं देते तो इंतज़ार किया जाएगा, या कोई एक ऐसा टिपिंग पॉइंट है जिस पे अज खुद आप लोग ये मामला अपने हाथ में ले लेंगे और ऐलान कर देंगे एहतजाज का? इस पे उन्होंने कोट एंड कोट जो बातें की, उन्होंने कहा देखें मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, FIRs दर्ज हो रही हैं, ये उसी वजह से है जो मैं कर रहा हूँ। ये सारी बातें वो इशारों के नायों में कर रहे थे, मुस्कुरा के कर रहे थे। असेसमेंट वंस अगेन यही है कि वो नहीं चाहते कि जो भी प्लान बन रहा है वो लीक हो, तो वो इशारे उसके ज़रूर दे रहे हैं लेकिन उसको क्लियरली नहीं बता रहे। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया है, आइसोलेशन में रखा गया है, हमारा एक्सेस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार हम और करेंगे, और अगर हमारा एक्सेस नहीं होता और इमरान खान के साथ मामलात डायरेक्टली नहीं दुरुस्त किए जाते तो फिर हम फैसला करेंगे, अवाम फैसला करेंगे, एहतजाजी तहरीक। अच्छा, अब वो एहतजाजी तहरीक कितनी कामयाब होती है नहीं होती, हुकूमत, रियासती इदारे, उनकी ताकत, अब तक की एहतजाजी कॉल्स, अब तक का जो माहौल है, उस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अटक पुल नहीं पार करने देंगे, ये होगा ये होगा, हुकूमत के बहुत सारी शख्सियात ये बात कर चुकी हैं, लेकिन लगता यही है कि वो जो उनकी गुफ्तगू है उस गुफ्तगू से लगता यह है कि वो ये तो तय कर चुके हैं, या इसका उन्हें अंदाज़ा है कि उनके पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो शायद मौसम के हवाले से भी ज़्यादा वो ना करें कि मौसम कैसा होना चाहिए, धुंध ना हो या ठंड ना हो। अब वो पॉइंट कब आता है, कौन सा ऐसा मौका होता है, इसके हवाले से सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनकी ना वो ऑन द रिकॉर्ड इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो ऑन द रिकॉर्ड थी, लेकिन जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है इस हमारी गुफ्तगू का, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। मुनीब फ़ारूक ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू हम जब बाद में सभी लोग खड़े हुए थे तो वहाँ पर मैंने उनसे तज़किरा किया कि ये दावा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उस पर एक लंबा चौड़ा जवाब उन्होंने दिया। वो और एक मेन बात रह गई कि उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल के हवाले उनसे सवाल ये किया गया कि आपको अगर निकाला जाता है, आपकी हुकूमत जो है वो ख़त्म की जाती है, आपको नाअहल कर दिया जाता है, जैसे आप प्रोसेस में हैं, तो ये तो नविश्ते दीवार है कि ऐसा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? उस पर उन्होंने कहा कि लोग 9 अप्रैल भूल जाएंगे। अच्छा, 9 अप्रैल भूल जाएंगे, इसके ऊपर अचानक से फिर शाहिद खटक जो है वो बोले, उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को इमरान खान को जब निकाला गया तो लोग पूरे पाकिस्तान में निकले थे, लेकिन हमें ये सेंस है या हम इस बात से खौफ ज़दा है कि जो लोग निकलेंगे इस मरतबा वो वायलेंट होंगे। और उन्होंने कहा कि लोग 9 अप्रैल को भूल जाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा रिएक्शन आएगा अगर अब हमारे सूबे में अवाम के मैंडेट के साथ छेड़छाड़ की गई। तो ये है वो गुफ्तगू, जो हिस्सा रह गया वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब आपके तज्ज़िये का। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।